अब हैं डिजीज़ ऑफ द पेरी रेडिकुलर टिश्यू, यानी रूट के इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ हैं उनकी डिजीज़। तो बेसिकली जो सीक्वल है वो इस तरह स्टार्ट होता है कि सबसे पहले आपकी पल्पल इन्फ्लेमेशन होती है। ये वो है कि पल्प के थ्रू आपकी पेरी रेडिकुलर डिजीज़ हो रही है। तो सबसे पहले आपकी पल्पल डिजीज़ होगी, यानी वो इसी तरह चलेगी जिस तरह पीछे पड़ा था कि रिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा, फिर इरिवर्सिबल होगा और उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाएगा। और नेक्रोसिस जब स्प्रेड करता हुआ आपके पेरी रेडिकुलर टिश्यूज़ में पहुंचेगा तो वो दो मैनिफेस्टेशंस दे सकता है। पहली होगी सिम्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस, और ये मैनिफेस्ट हो जाएगी आगे जाके एसिम्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस में। अब सिम्टोमेटिक दो तरह की हो सकती है, या तो एब्सेस बन जाएगी या सेल्यूलाइटिस होगा। और जब ये स्प्रेड करके, यानी आप ऐसे कहें कि सिम्टोमेटिक को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये जाके एसिम्टोमेटिक बन जाएगी, और एसिम्टोमेटिक आगे क्रॉनिक एब्सेस हो सकती है, फीनिक्स एब्सेस में चेंज हो सकती है, सिस्ट बन सकती है, या कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस हो सकता है। फिर है कि जब आप पेरी रेडिकुलर डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं तो उसके आगे तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो बिल्कुल ठीक होकर हील हो जाएगा, या वहाँ पर स्कार टिश्यू बन जाएगा, या फिर वो परसिस्टेंट एपिकल पेरिडोंटाइटिस में चेंज हो जाएगा, यानी आपकी ट्रीटमेंट के बावजूद वहाँ पे पेरिडोंटाइटिस रहेगा। और फिर है आपकी क्लासिफिकेशन कि पेरी रेडिकुलर डिजीज़ में जो पेरी रेडिकुलर एरियाज़ में जो डिजीज़ हैं उनको किस तरह क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले उसमें है आपकी सिम्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस। ये आपका ऊपर जिस तरह देखा आपने, इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो सिंपल यही है कि सिम्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस होगा, दूसरा आपकी एब्सेस है, एक्यूट एब्सेस है, और तीसरी है कि एक्यूट एक्सैस्टरबेशन ऑफ एसिम्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस। फिर एसिम्टोमेटिक पेरी रेडिकुलर डिजीज़ हैं, उनमें आपका एसिम्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस है, क्रॉनिक एब्सेस है, रेडिकुलर सिस्ट है यानी पेरिएपिकल सिस्ट है, और कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस है। उसके अलावा रूट रिजॉर्प्शन है, जो एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन होगी, जबकि जो पल्प की डिजीज़ थी उसमें इंटरनल रूट रिजॉर्प्शन थी। फिर परसिस्टेंट एपिकल पेरिडोंटाइटिस है, और वो डिजीज़ हैं जो पल्प के थ्रू नहीं हो रही, लेकिन यानी नॉन ओडोंटोजेनिक ओरिजिन है उनकी, पल्प के थ्रू नहीं हो रही, लेकिन डिजीज़ पेरी रेडिकुलर एरिया में ही जा रही है। सबसे पहले सिम्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस। तो ये सिंपल आप समझे इन्फ्लेमेशन है पेरी रेडिकुलर एरिया की, पेरिडोंशियम जो है जो दांतों के इर्द गिर्द, रूट के इर्द गिर्द है, उसकी जो इन्फ्लेमेशन होगी उसको कहेंगे एपिकल पेरिडोंटाइटिस। और अगर ये सिम्टोमेटिक है तो ये बन जाएगा सिम्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो ये पल्प एंडोडोंटिक ओरिजिन से होगा, यानी पल्प में डिजीज़ थी तो वहाँ से स्प्रेड कर गई है, या फिर ये नॉन ओडोंटोजेनिक होगा बेसिकली कि ट्रॉमा की वजह से हो जाता है। तो ये आपके वाइटल टूथ के साथ भी हो सकता है, नॉन वाइटल टूथ के साथ भी हो सकता है। वाइटल टूथ के साथ इस तरह होगा कि आपके क्लूजल कॉन्टैक्ट्स एबनॉर्मल थे, जो कि आपके जब मिलते थे तो उसकी वजह से आपकी पेरी रेडिकुलर एरिया में इरिटेशन होती थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। इसी तरह आपने अगर कोई फिलिंग किया जिसमें हाई स्पॉट्स हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई शार्प ऑब्जेक्ट दांतों के दरमियान फंस गया तो उसकी वजह से हो सकता है। ट्रोमेटिक ब्लो की वजह से हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें एपिकल पेरिडोंटाइटिस तो हो रहा है लेकिन टूथ वाइटल होगा। दूसरा कि टूथ नॉन वाइटल है। तो ये आपकी हैं वो सारी कि जिसमें आपकी पल्प की डिजीज़ आ जाएगी, या फिर पल्प को ट्रीट करते करते आप खुद एट्रोजेनिक कॉज बना देंगे। यानी आप फाइलिंग कर रहे थे तो आपने इतना ओवर एक्सटेंड कर दिया फाइल को कि वो जाके पेरी रेडिकुलर एरिया को उसने इरिटेट कर दिया। इरिगेशन करते थे वो आपका चला गया है, जीपी डाला है तो वो ओवर एक्सटेंडेड है। तो इनकी वजह से जो होगा तो वो नॉन वाइटल टूथ के साथ आपका एपिकल पेरिडोंटाइटिस होगा। सिम्टम्स इसके सिंपल है कि आपको पेन होगी और आपका टूथ टेंडर होगा। टेंडर इस तरह होगा कि जब आप परकस करेंगे उसको तो वो आपको पेन देगा। जबकि सिर्फ पल्प की डिजीज़ होगी, जिस तरह आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस पढ़ा था, तो उसमें परकशन के ऊपर टूथ नॉर्मल बिहेव करता है, टेंडर नहीं होता। तो ये उनमें बेसिकली डिफरेंशिएशन है। अगर आपका टूथ परकशन पर टेंडर है तो इसका मतलब है आपकी डिजीज़ पेरी रेडिकुलर एरिया में जा चुकी है। इसी के साथ जब उसके नीचे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको पेशेंट को फील होगा ऐसे कि जैसे टूथ थोड़ा सा एक्सट्रूड हुआ है। तो डायग्नोसिस इसका सिंपल है कि आपने जो इसका डायग्नोस्टिक फीचर है वो यही है कि परकशन करते हुए पेन होती है पेशेंट को। तो इसके कॉजेज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं जो ऊपर भी देखे हैं। और उसके बाद रेडियोग्राफिकली ये नॉन वाइटल टीथ में आपको जो एपिकल पेरिडोंटल लिगामेंट स्पेस है उसकी वाइडनिंग मिलती है थोड़ी सी, जबकि वाइटल टूथ में कोई रेडियोग्राफिक चेंजेस नहीं होते। दूसरा ये कि इसको आपने डिफरेंशिएट किससे करना है? डिफरेंशिएट आपने इसको करना है कि एब्सेस से, कि एब्सेस बनी है या अभी सिर्फ पेरिडोंटाइटिस हुआ है। तो सिंपल है कि एब्सेस में आपको स्वेलिंग मिलती है, पस मिलती है और सिस्टेमिक सिम्टम्स भी होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ लोकलाइज सिम्टम्स होंगे, टेंडर टू परकशन होगा। और
बाकी कोई सिम्टम नहीं होगा एब्सेस का। और इसको एसिम्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस से इस तरह करना है कि डिफरेंशिएट इस तरह करना है कि उसमें कोई पेन नहीं होगी, वो टेंडर टू परकशन नहीं होगा, और उसमें डिस्टिंक्ट रेडियोग्राफिक फीचर्स होते हैं एसिम्टोमेटिक वाले में, जबकि इसमें रेडियोग्राफिक फीचर्स ना होने के बराबर होते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी सिंपल है कि वहाँ पे आपकी इन्फ्लेमेशन हुई होगी जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट हुई होंगी, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पहुँचे होंगे, और उस वहाँ पे सीरियस एक्सुडेट होगा। बस यही मिलना है आपको। और ट्रीटमेंट इसकी सिंपल है कि आपने कॉज ढूंढ लेना कि किसकी वजह से हो रहा है। अगर तो एरीज़ की वजह से तो आप उसको ऑब्वियसली रूट कनाल करेंगे तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। अगर ओक्लूजल कॉन्टैक्ट्स की वजह से उसको ठीक करें, हाई स्पॉट्स की वजह से तो उसको ठीक करें। तो जब कॉज ठीक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्यूट एल्वियोलर एब्सेस। एक्यूट एल्वियोलर एब्सेस ये है कि पल्पल इन्फेक्शन की वजह से जब आपकी वो इन्फेक्शन और नेक्रोसिस सारा पेरीरेडिकुलर एरिया में जाएगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पे आपकी ल्यूकोसाइट्स पहुँचेंगे, वो आपके बैक्टीरिया को किल करेंगे और इवेंचुअली वहाँ पे पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वहाँ पस बन जाएगी तो बेसिकली उसको आप कह देंगे कि एब्सेस स्टेज पे पहुँच गया है। तो इसके कॉजेज़ वही हैं सारे जो पहले पढ़े हैं, जब जिसमें सबसे कॉमन यही है कि आपकी जो पल्प की डिज़ीज़ थी उसकी वजह से डिज़ीज़ हो गई है आगे। तो वो बेसिकली यही बताता है कि पल्प क्योंकि एक्सपैंड नहीं कर सकता, स्वेल अप नहीं कर सकता, तो जो आपकी डिज़ीज़ अंदर पहुंची होती है उसके लिए बेसिकली पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो एपिकल फोरामेन ही होता है। तो वो वहाँ से पेरीरेडिकुलर एरियाज़ में चली जाती है डिज़ीज़, और वहाँ पर आपकी स्वेलिंग करवा देती है, और वहाँ पे फिर इवेंचुअली पस बन जाती है, तो वो एब्सेस हो जाती है। तो सिम्टम्स उसके यही हैं कि आपकी टेंडर होगा टूथ परकशन पे भी, और वैसे भी पेल्पेट करेंगे अगर आप एपेक्स पे जो जिंजिवा होगा उसको, तो भी उसको पेन होगी। दूसरा ये कि इसमें भी आपको टूथ एक्सट्रूडेड फील होगा, यानी बाहर की तरफ निकला होगा, जिसको अगर आप वो कहेगा कि मैं ज़ोर से दबाता हूँ अगर दांतों को, तो ऐसा फील होता है कि मेरी पेन रिलीव हो गई है। बाकी ये है कि वहाँ पे स्वेलिंग होती है और थ्रॉबिंग सीवियर पेन होती है, और इवेंचुअली अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये अपना रास्ता बनाते बनाते कहीं ना कहीं साइनस ट्रैक्ट बना के एब्सेस जो है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ये आपकी चेंज हो जाएगी बेसिकली क्रॉनिक एब्सेस के अंदर। और क्रॉनिक एब्सेस यूजुअली ये सिम्टोमेटिक होती है क्योंकि उसको ड्रेनेज का पाथ मिल गया होता है, और एक्यूट एब्सेस इसलिए पेनफुल होती है क्योंकि उसको ड्रेनेज का पाथ नहीं मिल रहा होता, वो स्वेल अप हो रही होती है, और स्वेलिंग की वजह से आपकी नर्व एंडिंग्स पे प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से पेन होती है। दूसरी चीज़ ये है कि मुख्तलिफ उसने बताया कि अगर किस दांत में हो तो ये स्वेलिंग कहाँ कहाँ जा सकती है। तो अगर मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ में इस तरह एब्सेस बनेगी तो वो अपर लिप और आईलिड्स तक जा सकती है। मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ में इस तरह एब्सेस होगी तो वो इतनी बड़ी हो सकती है, वो बताता है कि आपके फेशियल फीचर्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, यानी स्वेलिंग हो जाएगी चीक की तरफ, और आपकी एक साइड की स्वेलिंग दूसरी तरफ, मतलब ओवरऑल आपकी फेशियल बैलेंस ख़राब हो जाएगा। लोअर एंटीरियर टीथ में अगर आपकी होती है एब्सेस तो ये लिप्स, लोअर लिप से लेकर चिन तक जा सकती है, बहुत सीवियर होगी तो नेक में जा सकती है। और अगर लोअर पोस्टीरियर में होगी तो आपकी स्वेलिंग जो है वो चीक से लेके ईयर तक जा सकती है, और अगर सीवियर होगी तो नीचे की तरफ जॉ के साथ सब मैक्सिलरी रीजन में भी जा सकती है। उसके बाद वो ये बताता है कि जो स्वेलिंग होगी वहाँ पे अंदर आपका नेक्रोसिस स्टार्ट होगा, जो कि बेसिकली लिक्विफेक्शन या लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा, जो कि प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी की वजह से होगा। ये पीछे भी पढ़ा था हमने, और उनमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो ट्रिप्सिन और कैथेप्सिन है बेसिकली। और जो आपका ग्रैनुलेशन साइनस ट्रैक्ट बन जाएगा जब आप ट्रीट कर देंगे उसको, तो वो ग्रैनुलेशन की वजह से के थ्रू के प्रोसेस के थ्रू हील अप होके बंद हो जाएगा। इसके अलावा वो कहता है ये लोकलाइज सिम्टम्स थे। इसके अलावा आपके सिस्टेमिक सिम्टम्स होते हैं जिसमें पेशेंट पेल, इरिटेबल और वीकेंड फील करता है, लॉस ऑफ स्लीप हो जाती है, यानी वो ओवरऑल मलेज की स्टेट में होता है। और अगर माइल्ड है एब्सेस तो उसमें आपका स्लाइट रेज इन टेम्परेचर होता है, यानी 9900 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। सीवियर होगी तो वो 103 तक भी जा सकता है। इंटेस्टिनल स्टेसिस भी हो सकता है इसके साथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिस्टेमिक सिम्टम्स में से एक ही है। फिर है इसका डायग्नोसिस। इसका डिफरेंशियल आपने बेसिकली करना होता है पेरिडोंटल एब्सेस से, यानी आपने पेरी एपिकल जो पल्प की वजह से एब्सेस है उसको पेरिडोंटल एब्सेस से डिफरेंशिएट करना है। तो जो पेरिडोंटल एब्सेस होती है उसमें बेसिकली आपके पास डीप पॉकेट बनी होती है पेरिडोंटल, और वहाँ पे अगर आप उसको जो स्वेलिंग होगी उसको प्रेस करेंगे ना तो आपकी पस एक्सट्रूड होती है उसी पॉकेट के अंदर से, जबकि जो पेरी एपिकल होगी उसमें इस तरह नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वो कहता है कि जो पेरी एपिकल होती है एब्सेस वो बिल्कुल रूट के साथ है, एपिकल फोरामेन के साथ होती है, जबकि ये जो पेरिडोंटल एब्सेस होगी आपके
लेटरल पार्ट ऑफ द रूट के साथ होगी। फिर पेरिएपिकल एब्सेस जो होती है वो यूजुअली आपके नॉन वाइटल टूथ के साथ होती है, और पेरियोडोंटल जो होगी वो वाइटल टूथ के साथ होगी। यानी अगर आप टूथ वाइटलिटी टेस्ट करें तो पेरिएपिकल में आपको नॉन वाइटल टूथ मिलेगा और पेरियोडोंटल एब्सेस के अंदर आपको वाइटल टूथ मिलेगा। हिस्टोपैथोलॉजी इसकी सिंपल है, जिस तरह आपने पीछे पल्प नेक्रोसिस में जहाँ माइक्रो एब्सेसिस की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, तो इसमें भी वही होगा कि सेंटर में आपके पास पस होगी, कोई सेल्स नहीं होंगे, उसके इर्द गिर्द आपको बैक्टीरिया भी मिलेंगे और साथ आपको ल्यूकोसाइट्स भी मिलेंगे और उसके इर्द गिर्द फाइब्रस टिश्यू भी बन रहा होगा। ट्रीटमेंट इसकी सिंपल ही है कि आपने इसकी ड्रेनेज करनी होती है। अब वो आप उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप जहाँ पे स्वेलिंग हुई है वहीं पे इंसिजन दें और उसको ड्रेन कर लें, या फिर आप टूथ को ओपन करें और टूथ के थ्रू क्रोनली आप पस को ड्रेन करें। तो जब आप पस को ड्रेन कर लेंगे तो ऑब्वियसली उसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि नॉन वाइटल टूथ होगा तो उसके लिए आप उसके साथ RCT ज़रूर करें, वरना हो सकता है कि उसको दोबारा हो जाए। नेक्स्ट है एक्यूट एग्जैस्टरबेशन ऑफ एसिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरियोडोंटाइटिस। तो ये सिंपल ये है कि आपका जो स्टेट थी पेरियोडोंटल डिजीज़ की वो ये थी कि वो ये सिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरियोडोंटाइटिस पे थे, लेकिन वहाँ पर कोई एक्यूट इन्फेक्शन दोबारा हुई है जिसकी वजह से उसकी एग्जैस्टरबेशन हो गई है, तो इसको कहेंगे कि फीनिक्स एब्सेस है। बेसिकली ये होगा कि क्रॉनिक जो डिज़ीज़ होगी ना वो कहता है कि इक्विलिब्रियम में होती है इन्फेक्शन, और जो होस्ट डिफेंस है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम में होता है, तो कोई पेन वगैरह नहीं होती। लेकिन अगर न्यू रिस्पांस वहाँ पे स्टार्ट करने आपके यानी आप कोई फाइलिंग करते हो या बैक्टीरियल टॉक्सिन किसी तरह भी दोबारा पहुँच गए अगर पेरीरेडिकुलर एरिया के अंदर, तो ऐसे होगा कि वहाँ पर दोबारा एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे कि ये एसिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरियोडोंटाइटिस की एक्यूट एग्जैस्टरबेशन हो गई है। तो सिम्टम्स इसके भी वही होंगे कि ये पैल्पेशन और परकशन पे टेंडर होगा। डायग्नोसिस इसका सिंपल ये इसी तरह होना है कि टेस्ट सारे वही देंगे कि टेंडर होगा। उसके अलावा जब आप रेडियोग्राफ करेंगे तो इसके टूथ की एपेक्स के साथ आपको वेल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंसी मिलेगी, जबकि इसको यही इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एब्सेस से भी, कि एब्सेस के अंदर भी आपको जो है वो इतनी ज़्यादा जो रेडियोल्यूसेंसी है वो नहीं मिलती, जबकि इस जो ये एक्यूट एग्जैस्टरबेशन है इसमें आपको रेडियोल्यूसेंसी मिलेगी, वेल डिफाइंड होगी। इसको डिफरेंशिएट आपने एब्सेस से ही करना होता है, लेकिन वो ये कहता है कि क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, तो अगर आप एक को दूसरा समझ के भी ट्रीट कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, कोई उसमें इतना मसला नहीं। ट्रीटमेंट इसकी यही है कि जिस तरह आपने एब्सेस को ट्रीट किया उसी तरह करें। यानी बेसिकली अगर आपके पास बन गई है वहाँ पे तो उसको ड्रेन करें और उसके बाद उसकी RCT कर दें।